चलिए लिखते जाइए बेटा साथ साथ। रजिस्टर और पेन निकाल लीजिए, साथ साथ आप लिखेंगे। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और मैंने अभी बोल दिया है आपको चैप्टर 1 to 4 थियोरेटिकल चैप्टर है, ये जो है थियोरेटिकल, और चैप्टर 5 to 19 प्रैक्टिकल। और आपके जो हाफ ईयरली या मिड टर्म होगा या कुछ भी होगा उसमें बेटा काफी ज्यादा थ्योरी आएगी, क्योंकि फर्स्ट 4 चैप्टर काउंट किए जाएंगे, डेफिनेशंस या कुछ चीजें। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट आता है डिफाइन अकाउंटिंग। सबसे पहला डिफाइन अकाउंटिंग। बेटा आवाज क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, बता दीजिए। आदित्य यस सर। साथ साथ नोट करिए बेटा। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखिए। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, is the art of recording, classifying and summarizing रिकॉर्डिंग, इसको क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, and in terms of money, transaction and events, which are in part at least of a financial character, and interpreting the result thereof. चलिए सबसे पहले आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखनी है। पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसको फिर क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है ऐसे मैनर में कि उसमें मनी आए। मनी, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर मनी इंक्लूड हो, इवेंट्स हो और फाइनेंशियल मतलब पैसा हो, तो वो रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, उसे बोला जाता है अकाउंटिंग। चलिए फटाफट नोट करिए, उसके बाद डेफिनेशन स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। सर कर लिया बेटा। आशीष कौर बेटा, जो पढ़ा रहा हूं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं और साथ में आपको मैं बेटा सेंड भी करूंगा, ठीक है? तो आप लोग कम से कम साथ साथ चलिए, क्योंकि जैसे जिसका मिस हो जाता है फिर वो ऑनलाइन में बहुत डिफिकल्ट है पढ़ाना। चलिए बेटा रब कर दूं इसको? हाँ जी। चलिए लिखा है कि नहीं आशीष कौर? लिख लिया सर। चलिए आप दोनों से पूछता हूं एक चीज बेटा, मुझे बताइए कुछ टर्म्स हैं जिसके बिना आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हो सकता। पहला, प्रोप्राइटर कौन होता है बेटा?
बेटा प्रोप्राइटर कौन होता है बताइए। आदिति प्रोप्राइटर कौन होता है? ए पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। प्रोप्राइटर कौन होता है? एक पर्सन जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। मान लीजिए मैंने अपना कोई इंस्टीट्यूट खोला और मैं उसमें पढ़ा रहा हूं और मैंने पैसा इन्वेस्ट करके परचेज किया है, तो मेरे नाम पे होगा, तो वो कहलाएगा प्रोप्राइटर। तो मैं कौन हुआ? उस जगह का प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर इज ए पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। चलिए आगे बेटा बता दीजिए प्रोप्राइटर कौन होता है, साथ साथ बताइए मुझे। हाँ सर। आशीष कौर आ गया। जी। चलिए कैपिटल, जब तक आपको डेफिनेशंस नहीं आएंगी तब तक प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हो सकता। कैपिटल, कैपिटल क्या? कैपिटल क्या होता है बेटा बताइए। सर वो अमाउंट ऑफ मनी जो इन्वेस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल सही, अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैंने अगर कोई इंस्टीट्यूट खोला 50 लाख रुपीस में और वो मेरे नाम पे है, तो आई एम द प्रोप्राइटर, और जो 50 लाख रुपीस है दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज माय कैपिटल, वो मेरी कैपिटल कंसीडर होगी। तो आपने ध्यान रखना है कि प्रोप्राइटर कौन है? पर्सन जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, जिसके नाम पे कोई चीज है। और कैपिटल क्या है? जो हम बेटा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, उस अमाउंट को बोला जाता है कैपिटल। चलिए बेटा आ गया समझ, बता दीजिए दोनों। हाँ जी। यस सर। थर्ड, थर्ड लिखिए बेटा, एसेट्स। बेटे एसेट्स क्या है आपके घर में बताइए। सर जिस सामान से, जिस बंदे से हमें हमारे घर में अर्निंग हो रही है, जैसे मेरे हाँ। पापा एक एसेट है हमारे घर के लिए। नहीं बेटे उसमें तो नहीं, हम ह्यूमन बीइंग को एसेट नहीं लिखते। आप सर फिर एसेट्स कोई भी होते चीज हैं हम जैसे जैसे, सेल हाँ करते हैं। बिल्कुल, कार हो गई, स्कूटर हो गया, घर हो गया, हाउस हो गया, कैश हो गया, स्टॉक हो गया, ज्वेलरी हो गई, तो दीज आर कॉल्ड द एसेट्स। तो इसका मतलब एसेट्स को हम डिवाइड कर रहे हैं कुछ अलग अलग सिचुएशंस के अंदर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले लिखिए टेंजिबल एसेट्स, फिर लिखिए इनटेंजिबल एसेट्स, फिर लिखिए बेटा फिक्स एसेट्स, फिर लिखिए बेटा करंट एसेट्स। फटाफट ये चारों नाम नोट करिए, इनकी डेफिनेशन स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट वाला क्या लिखा है? बेटे टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल। पहला टेंजिबल एसेट्स, दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स, तीसरा फिक्स्ड एसेट्स, चौथा करंट एसेट्स। लिख लिया। हो गया। चलिए पहला, चलिए फर्स्ट
आशीष कौर, ये बताना बेटा, हाँ जी। टेंजिबल एसेट्स, दोज एसेट्स which can be seen and touch, जिनको मैं देख सकता हूं और टच कर सकता हूं। हाँ जी। कौन कौन से हो सकते हैं आपके घर में ऐसे टेंजिबल एसेट्स? बताइए आदित्य, आप भी। कार। सर गोल्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कार, फर्नीचर, गोल्ड, आपके घर स्कूटी में से ज्वेलरी। फर्नीचर है, बिल्कुल हो सकता है। और स्कूटर, बाइक, और बताइए, प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, एसेट्रा। तो दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच, जिनको मैं देख सकता हूं और जिनको मैं टच कर सकता हूं। दूसरा, इनटेंजिबल एसेट्स। चलिए ये बताना बेटा, दोज एसेट्स which cannot be seen and touch। बताइए इसका एग्जांपल। सर स्टॉक, शेयर्स। नहीं बेटे, वो तो आपके फिजिकल है, वो तो आपके हाथ में आ जाता है। सर शेयर्स कैसे हाथ में आ जाते हैं? बेटे शेयर्स तो हमारे पास होते ही हैं, लेटर्स आती हैं, फिजिकल तो आ ही जाता है, पेपर आता है उसका। और कोई? मैं अपने केस का एग्जांपल देता हूं। इधर बेटा आदित्य, गुडविल, गुडविल, रेपुटेशन। 25 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो गुडविल है, रेपुटेशन है, लोग पहचानते हैं। तो क्या आप देख सकते हो उसको टच सर बट कर? इससे कैश तो नहीं आता ना? बेटे कैश तो हमने बोला ही नहीं है, हमने बोला है ऐसे एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको सर मैं हमारी आदित्य। हाँ बोलो। हमारी टीचर ने स्टॉक और शेयर्स ये भी लिखवाए हैं इसमें। उन्होंने कोई कहा बात हम नहीं। इसे टच नहीं कर सकते, ऑनलाइन हम करते हैं ना ये सब, जैसे हाँ या हम बिल्कुल, फिजिकली टच नहीं कर सकते। फिजिकली टच नहीं कर सकते, कंसीडर कर सकते हैं, मगर बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल अगर आप सीनियर क्लासेस में देखेंगे तो गुडविल उसका मेन पार्ट है इनटेंजिबल का। फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू इनटेंजिबल के अंदर गुडविल। अगर मैम ने बता दिया है कोई बात नहीं, मगर आप जब बड़ी बैलेंस शीट्स बनाएंगे तो स्टॉक को कंसीडर नहीं किया जाता उसके अंदर, और शेयर्स को लिखा जाता है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है नॉन करंट एसेट्स। तो वो इनटेंजिबल का पार्ट नहीं बनता। सीनियर क्लासेस में आप सीख जाएंगे, कोई बात नहीं, मैम ने बता दिया तो। मगर मैं आपको यही नॉलेज भी तो प्रेफर आ करूंगा सकती है। कि आप गुडविल लिखिए। हाँ जी, इनटैंजिबल एसेट्स में नॉलेज भी तो आ सकती है। बेटे नॉलेज वर्ड ना अकाउंट्स में नहीं है। अकाउंट्स में नॉलेज कोई भी एसेट का नाम नहीं है, ठीक है? तो ध्यान रखना है, फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू गुडविल। अगर मैम या कुछ बोल रही हैं तो शेयर्स और स्टॉक कंसीडर करनी है, मगर दीज आर द करंट एज वेल एज नॉन करंट एसेट्स, और हम इंटेंजिबल में इसको ऐड नहीं करते सीनियर क्लासेस में। चलिए थर्ड, फिक्स एसेट्स। चलिए आदित्य ये बताना, फिक्स एसेट्स कौन कौन से होते हैं? those assets which can be used regularly but not for sale purpose yearly। चलिए इसका एग्जांपल बताइए। सर हाउस, वही लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड, सारे बिल्डिंग, कार्स, फर्नीचर, ये सब सारे हो गए, कुछ। ये सारे क्या क्या? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर,
जिनको हम रोज रेगुलर टर्म्स पे यूज करते हैं, फटाफट नोट करिए। सर कर लिया। हो गया आशीष? हाँ जी। चलिए डी पार्ट। current assets, those assets which can be used within 6 months. चलिए बताइए, ऐसे एसेट्स जिनको 6 महीने में यूज कर लेते हैं। बताइए आदिति, those assets which can be used within 6 months. बताइए। सर इसमें 6 months। बताइए आशीष कौर, ऐसे एसेट्स जिनको हम 6 महीने में यूज कर लेते हैं। देखिए तो इसमें इसमें- शेयर्स और स्टॉक्स आ सकता है। बिल्कुल आएंगे, कैश, स्टॉक। सर बस कैश तो रेगुलर यूज होने वाली चीज है। तो 6 महीने के अंदर तो यूज हो रही है ना। बैंक बैलेंस, हमने ऐसी चीजें यूज करनी है जो 6 महीने में यूज हो जाए। हमने पड़ा हुआ नहीं रखना, उसको यूज करना है। आपके वेजिटेबल्स हो गए, स्टॉक हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, कैश हो सर- गया। हाँ बोलो। मतलब वो 6 महीने में खत्म हो जाए। हाँ 6 महीने यूज में ना उसका ना यूज होना बहुत जरूरी है, एक तरीके से कंज्यूम हो जाए, कंज्यूम। ओके सर, फिक्स में तो वो लंबा टाइम तक चलता ही रहता है, चलता फिक्स्ड में तो वो लॉन्ग टर्म है, कई साल। हमने एक फर्नीचर परचेज कर लिया, एक बेड परचेज कर लिया, एक आपने कोई टीवी परचेज कर लिया एंड्रॉयड, वो लॉन्ग टर्म चलेगा, तो वो फिक्स्ड एसेट्स की कहानी है। ये है ऐसे एसेट जो 6 महीने में कंज्यूम करो और खत्म, फिनिश। चलिए ये कुछ एसेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ एसेट्स जो आपने बेटा कंसीडर करने। चलिए सर हाँ जी बोलो। गोल्ड फिक्स एसेट में आ सकता है। गोल्ड फिक्स्ड एसेट्स में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मगर एक ना मेरी बात सुनो आदिति, आप ना बिल्कुल ना सिंपल टर्म्स पे जा रहे हो। जैसे अभी आशीष कौर ने एक वर्ड बोला नॉलेज, आप वर्ड यूज कर रहे हो गोल्ड। ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो अकाउंट्स में कंसीडर नहीं होते, अकाउंट्स में अपने एसेट्स के नाम है। आप ये बोल सकते हो सर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, हमने इन्वेस्टमेंट गोल्ड में की है, तो पहला वर्ड यूज होगा इन्वेस्टमेंट। समझे मेरी बात? पहला वर्ड, ठीक है सर। समझे बात? तो आप ना पर्टिकुलर एसेट्स के नाम याद करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप वर्ड बोल देंगे। तो ये आपने सीखना है अभी। सर कर लिया नोट। कर लिए? हाँ मैंने भी कर लिया। चलिए नेक्स्ट, अगला फोर्थ, आज का लास्ट, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का मतलब होता है मुझे पे करना है, लाइबिलिटी मींस टू पे। ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को हम फिक्स लाइबिलिटीज भी बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को
करंट लायबिलिटीज, इसको करंट लायबिलिटीज। तो दो टाइप की लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का मतलब होता है मुझे पैसा देना है, कहीं से मैंने लोन ले लिया तो उसका पैसा मुझे देना है। एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसका दूसरा नाम है करंट लायबिलिटी। दूसरा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसका दूसरा नाम है फिक्स्ड लायबिलिटीज। चलिए, कोई एग्जांपल दे सकता है इनका, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या फर्क है दोनों में? सर शॉर्ट टर्म में जैसे हमारी कार्स परचेज करने पे हमारा होता है। नहीं 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 नहीं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which are to be paid within 6 months। 6 महीने में पैसे चुकाने हैं, इसका मतलब जो हो गया 6 महीने के अंदर पैसे चुकाने हैं। तो हम कोई कार फाइनेंस करवाते हैं तो वो बेटा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, कम से कम 60 मंथ्स, 48 मंथ्स, कभी भी हम 6 महीने के लिए नहीं करवाते। तो वो आएगा फिक्स्ड लायबिलिटी का एग्जांपल है। इसमें जो एग्जांपल आपका बन सकता है, दैट इज योर एग्जांपल इज एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है सुनिए इधर आदिति। मेरे बैंक में 10,000 रुपीज पड़े हैं और मैंने चेक काट दिया 12,000 रुपीज का, तो आशीष कौर क्या चेक क्लियर हो जाएगा? बताइए बताना क्वेश्चन। बेटे, मैंने बोला है मेरे बैंक में 10,000 रुपीज पड़े हैं और मैंने 12,000 का चेक काट दिया, तो क्या चेक क्लियर होगा? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे अकाउंट में 12,000 रुपीज नहीं है, तो इसका मतलब वो चेक बाउंस होगा, उसके चार्जेस लगेंगे, पहले मुझे पैसे जमा कराने पड़ेंगे, तब जाके वो चेक क्लियर होगा। तो क्या ये 6 महीने का प्रोसेस ऊपर है या विद इन हफ्ते का प्रोसेस है? हफ्ते का। सर विद इन हफ्ते का है। तो इसका मतलब लेस देन 6 मंथ्स हुआ ना, तो इसका मतलब हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, एक इसका एग्जांपल। दूसरा क्रेडिटर। इधर बेटा, मैंने आपसे कुछ फंड्स ले लिए 1 लाख रुपए नेसेसरी जरूरत के लिए, तो क्या मैंने आपको बोला रिटर्न में लिखकर कि मैं आपको 1 महीने या 2 महीने में पैसे वापस कर दूंगा विद इंटरेस्ट? विद इंटरेस्ट। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब मैंने रिटर्न में लिखकर दिया है कि 2 महीने में वापस कर दूंगा और अगर मैं नहीं कर पाया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो एक चीज बताइए, क्रेडिटर इज आल्सो ए पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। कि आपने कमिट किया है कि आप 2 महीने में पैसे चुका दोगे, अगर नहीं चुकाते और आगे लेके जाते हो तो फ्रॉड कहलाएगा। तो इसलिए क्रेडिटर भी एक पॉइंट हो गया इसका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का। सर बैंक लोन भी आ सकता है? बेटे बैंक लोन आप खुद बताओ, कभी बैंक लोन आपने सुना 6 महीने के लिए मिला हो? नहीं, वो तो ज्यादा टाइम के लिए होता है। बस वही हो गया। अभी आप बार बार उसी चीज पे आ रहे हो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये देखिए, दोज लायबिलिटीज which are to be paid more than 1 year, 1 साल से ज्यादा। और एग्जाम्पल आप अभी दे चुके हो कई बार, बैंक लोन, बैंक लोन या फिर लोन अगेंस्ट कार, तो ये सारे ऐसे हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो ये हाउसिंग लोन जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारे के सारे कहलाते हैं आपके बेटा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है आदित्य, क्लियर है? लिख लिया। हाँ सर। कुछ कुछ चीजें समझ आ गई। प्रोप्राइटर कौन होता है? पर्सन होता है। कैपिटल क्या होता है? जो मैं पैसा लगाता हूं।
एसेट्स मैंने घर की कुछ आइटम्स आपको बता दिए कि दीज आर द एसेट्स। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मुझे पे करना है, ये सारी चीजें। तो मैंने कुछ थ्योरी स्टार्ट की है और एक डेफिनेशन कराई थी अकाउंटिंग की। क्या है डेफिनेशन, एक बार आशीष कौर बोल दीजिए। Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner, and in terms of money, transaction, and events which are part of at least a financial character, and interpreting the rest therefore, the result बिल्कुल, therefore. रिजल्ट देयर ऑफ मतलब कोई भी ट्रांजैक्शंस होंगी, इवेंट्स होंगे, मनी की फॉर्म में हो, पहले उसको इकट्ठा किया जाएगा, क्लासिफाइंग, फिर समराइज किया जाएगा, फिर आप देखा जाएगा कि कितना मनी के टर्म्स में है और उसको फिर इंटरप्रेट किया जाएगा। तो वो डेफिनेशन आपने कम से कम याद करनी है। एग्जाम में अकाउंटिंग की डेफिनेशन आएगी, जो आपने अभी इसकी एसेट्स की, लायबिलिटी की, और साथ में आपने जो ये अभी कैपिटल प्रोप्राइटर पढ़ा है, कोई भी डेफिनेशन ऑनलाइन में नहीं आएगी आपके एग्जाम में। सिर्फ आपको बेटा एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल्स कि ये एग्जाम्पल है, इट्स ए टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, मल्टीपल चॉइस आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यू। ठीक है, तो ये बेसिक आपने याद रखना है फॉर ऑनलाइन एग्जाम। मगर अगर ऑफलाइन होता है, अगर 2-3 मंथ्स बाद, तो फिर आपको बिल्कुल कुछ भी आ सकता है पेपर के अंदर। तो ऑनलाइन में सिंपल आएगा, ऑफलाइन में टेढ़ा पेपर आएगा। तो चलिए चैप्टर नंबर 5, पहला प्रैक्टिकल चैप्टर। मैंने कहा था दोनों चीजें मैं कराऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन, फॉर्मूला लिखिए इसका एक, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये ध्यान रखना है, ये बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। रोज कुछ थ्योरी और कुछ प्रैक्टिकल, एवरी डे। कर लिया बेटा नोट? हाँ सर। हो गया आशीष? हाँ जी सर। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, कैसे करते हैं। शो अकाउंट्स का प्रैक्टिकल। और आप ध्यान रखिए और सुन लीजिए मेरी बात, 11th में कुछ कुछ थ्योरी आपने पढ़नी है, बट इन 12th, आदित्य आपका ब्रदर 12th में है, एक भी क्वेश्चन थ्योरी का लर्न नहीं करना पूरे साल में। और नियर अबाउट 73 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है बोर्ड में, आउट ऑफ 80। तो मुझे थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है। तो जिसका प्रैक्टिकल स्ट्रांग होगा वही मार्क्स लेगा 12th में। तो आप अभी से अपना अकाउंट स्ट्रांग करिए, तभी आप कंटिन्यूशन में जा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूं आज से अकाउंट्स आपका प्रैक्टिकल। शो अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा क्वेश्चन पूरा लिख लेना क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगा। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज। सेकेंड, पेड रेंट 10,000। थर्ड, पेड सैलरी 15,000, received commission in cash rupees 19,000। फटाफट नोट करिए बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं और उसके बाद स्टार्ट कर रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है। सर कर लिया नोट। कर लिया बेटा, अच्छी तरह लिख लेना क्योंकि मैं तो लिखता जा रहा हूं और मेरे को याद नहीं रहता, क्योंकि अब मेरे रजिस्टर में नहीं है, क्योंकि मैं इसको इरेज कर देता हूं तो मुझे याद नहीं रहता। चलिए आप बताएंगे क्वेश्चन क्या था।
चलिए अब देखिए ये बनता कैसे है। इधर देखिए फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट स्केल से बनाना है। लाइन खींचेंगे, एक दो कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम जो है आपका ट्रांजैक्शन या पर्टिकुलर्स, दूसरे कॉलम में एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। दो कॉलम बनाने हैं, पहला कॉलम छोटा, दूसरा कॉलम बड़ा। पहला कॉलम छोटा, दूसरा कॉलम बड़ा, और ऊपर नाम भी लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट, चलिए आदिति पहली स्टेटमेंट बोलिए क्या थी। सर X started business with cash 1 lakh. 1 लाख रुपीस। एक्स स्टार्ट कर रहा है बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीस। इधर देखिए बेटा, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए। और यहां पे इधर देखिए, इधर आशीष कौर, यहां पे कैश वर्ड लिखिए। 1 लाख रुपए कैश लेके आया है और इसी से बिजनेस स्टार्ट किया है। और यहां पे लिखिए कैपिटल 1 लाख रुपए, बिल्कुल सामने, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने लिखना है। कैश एसेट्स का पार्ट है, इससे स्टार्ट कर रहा है और कितना पैसा इन्वेस्ट किया है 1 लाख। और इक्वल टू का मतलब है दोनों साइडें बराबर हैं। चलिए दूसरा पॉइंट क्या था आशीष। Paid rent rupees अमाउंट बोलिए। 10,000. इधर देखिए, अब आशीष बताएंगे आप बेटा। पेड रेंट 10,000 रुपीज, पैसा मेरी पॉकेट से जा रहा है या मुझे मिल रहा है। मेरी पॉकेट से जा रहा है. पेड रेंट मतलब मैंने पैसा दिया है, माइनस 10,000 रुपीज, माइनस, यहां लाइन खींचेंगे, इधर यहां लाइन खींचेंगे, इधर कोई लाइन नहीं आएगी। 1 लाख में से 10 गया, 90,000 इक्वल टू कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये 90,000। इसको वर्ड लिखेंगे न्यू इक्वेशन। तो अब मेरी न्यू इक्वेशन क्या आ गई, 90,000 का कैश है, कोई लाइबिलिटी नहीं है मेरे ऊपर, और 90,000 की कैपिटल रह गई है। थर्ड, आदिति थर्ड पॉइंट। Sir paid salary 15,000. पेड सैलरी कितना, 15,000. 15,000 रुपए। तो क्या करेंगे आदिति, माइनस पेड मतलब मैंने पैसा दे दिया। आंसर निकालिए, आदिति आंसर बताइए। 75,000 इक्वल टू 0 प्लस 75,000। फोर्थ, लास्ट ट्रांजेक्शन बोलिए। Received commission in cash 19,000. रिसीव कमीशन इन कैश, अमाउंट क्या है बेटा, 19,000. 9 या 19 बताइए। Sir 19. 19, ठीक है। ये देखिए, अब एक बात बताइए आशीष, रिसीव्ड का मतलब है पैसा मिल रहा है या जा रहा है। मिल रहा है. तो इसका मतलब प्लस 19,000 मुझे पैसा मिल रहा है, तो 19,000 प्लस 19, यहां पे प्लस, आंसर निकालिए बेटा। 94,000 0 प्लस 94,000, और यहां पर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। और यहां पे अब देखो इसको बंद कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है। इधर यहां पे एक लाइन खींची, इसके बाद इसको डबल करना है, बिल्कुल क्लोज, और लास्ट में एक पूरी लाइन। ये आपका स्केल से, ये आपका स्केल से सारा काम होगा बेटा। चलिए बेटा, क्लियर है, बता दीजिए।
सर आपने लायबिलिटी सर, के नीचे इक्वल टू में 0 क्यों लिखा है? बेटे देयर इज नो लायबिलिटी, मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। मैंने ट्रांजैक्शन दी है पेड या रिसीव। कम से कम आशीष कौर 100+ ट्रांजैक्शंस है अलग अलग। एक चीज बताओ आशीष, क्या मैंने लोन लिया है? नहीं। तो फिर लायबिलिटी मेरी है ही नहीं कोई। अच्छा, ओके। समझे बात? हाँ जी। चल आदिति, क्लियर है क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं? हाँ सर। फॉर्मेट समझ आ गया कैसे लिखना है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हाँ जी। हाँ सर, आ गया। चलिए एक क्वेश्चन दे दूं आपको होमवर्क के लिए, ट्राई करेंगे? हाँ जी। चलिए इसको इरेज कर दूं बेटा, हो गया? हाँ। हाँ सर। चलिए बिल्कुल सेम इस टाइप का ही क्वेश्चन दे रहा हूं, आप घर से ट्राई करना और मेरे को बेटा भेजना आंसर इसका। रमेश स्टार्टेड, बेटा ये म्यूट कर दो किसका है? रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 6 लाख, 6 लाख रुपए। पेड इंटरेस्ट 19,000, पेड टेलीफोन बिल 18,000, received interest in cash 29,000 और ई पार्ट परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 5,000। इधर आदिति ये बताइए लास्ट ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट क्या होगा? परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, बताइए। सर वो माइनस करेंगे ना उसमें से। बिल्कुल, ये आएगा पेड, दोनों में माइनस, क्योंकि हम कोई चीज परचेज करेंगे तो सर, हमें पैसे देने पड़ते हैं। सर हाँ जी आपकी बोलिए। आवाज दो बार आ रही है। बेटे वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है, आप उसको म्यूट करो, अभी आ जाएगी ठीक। आशीष कॉल हो जाएगा। हाँ जी सर। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश का मतलब है कि मैंने परचेज किया है और साथ में इसका मतलब पेड करूंगा, तो पेड का मतलब होगा कैश माइनस कैपिटल माइनस। चलिए हो गया बेटा? हाँ सर। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। आपका एक तो होमवर्क है, ये आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और प्लस साथ में अकाउंटिंग की डेफिनेशन लर्न करनी है, ठीक है? चलिए ओके वाइंड अप कर रहा हूं, कल ज्वाइन करेंगे। दैट्स ऑल।